वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की एम स्टडी बुक में फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, बात हम क्या करेंगे इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़ना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई को और भी इम्प्रूव किया जा सके। देखिए, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 6 के जो आपका फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर 6 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारा के चुंबकत्व प्रभाव, चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत धारा के चुंबकत्व का प्रभाव। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। चैप्टर 6 के इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें क्या है कि सभी आपके वीआईपी प्रश्न लिए गए हैं, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें लिया गया है जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। तो ये प्रश्न को आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आपको समय बचता है तो अगर आपका समय बचता है तो आप अदर क्वेश्चंस की ओर जा सकते हैं, लेकिन इससे अलावा जो हम आपको बता रहे हैं इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मात्रक क्या होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, इसका ऑप्शन क्या सही होगा इसकी बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है ये क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, या वेबर मीटर, या वेबर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से हम आज इस क्वेश्चंस को बता देंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बता देंगे, जिससे आपको इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पहले बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे। जो आंकिक प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आंकिक प्रश्नों के भी इसमें पढ़ाई कराएंगे और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। जो कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, आपको उसके बारे में बताते हैं। केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, ए तथा बी दोनों के द्वारा, या नन ऑफ दी। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है, वह केवल गतिमान आवेश के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल गतिमान आवेश के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, कोई चालक है उसके चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होता है वह कौन सा क्षेत्र होता है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, बोथ, यानी कि केवल वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको आंसर मालूम तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, नहीं अन्यथा हम बताएंगे ही। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आपको जाकर ज्वाइन होना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चंस छोड़े नहीं जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पीडीएफ्स और प्लस आपको जो वीडियोज़ हैं दिए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है इसका आंसर की बात करेंगे। इसका आंसर देखिए केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। ठीक है, कोई धारावाही चालक है, चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होता है उसका वह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी में, कोई चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, बी है, वेग v से गतिमान आवेश। ठीक है, किससे, वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। यदि हम कोई चुंबकीय क्षेत्र B होगा हमारा, वहाँ वेग v से, अगर वेग v से गतिमान आवेश q के, ठीक है, कोई आवेश गतिमान है q, एक कण पर जो लगने वाला बल है वह बल क्या होगा, q बाई v इंटू वी, या v इंटू वी अपॉन q, या q इंटू वी इंटू वी, या v इंटू q इंटू
बी। तो इस तरीके के आंसर आपके कैसे होंगे आपको कमेंट करके बताना है और अच्छी तरीके से आपको हम समझा देंगे कि ये प्रश्न कैसे आया, आपको समझाने का प्रयास करते। देखिए इसका जो आंसर होगा Q इंटू वी इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपका जो अगला प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत, कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी के लंबवत वी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी के लंबवत वी वेग से, कितने वेग से, वी वेग से चलने वाले आवेश, ठीक है, क्या करने वाले, चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले बल एफ का मान क्या होगा। जो बल है उसका एफ का मान क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, या एफ इज इक्वल टू क्यू वी अपान बी, या एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपान वी, या एफ इज इक्वल टू बी वी अपान क्यू। तो इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इसका पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन आवेश नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है। यानी कोई जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा समान चुंबकीय क्षेत्र है, सभी जगह क्या है, समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश, उसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है, नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ठीक है, नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है कितना है, ई है। यहाँ पे देखिए कोष्टक में लिखा है क्या, ई लिखा है यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए एक ऑप्शन क्या है, वी ई वी, या वी ई अपान वी अपान ई वी, या शून्य। तो इसके उत्तर की बात करेंगे स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यम द्रव्यमान का एक कण, ठीक है, यम द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश क्यू है, क्या है, जिस पर आवेश क्या है, क्यू है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत बी वेग से प्रविष्ट करता है। क्या करता है, एक द्रव्यमान यानी कि यम द्रव्यमान का कण है, कोई यम द्रव्यमान का क्या है, कण है। ठीक है, जिस पर आवेश कितना है, क्यू आवेश है। क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड, क्यू आवेश है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा, एक समान होगा और बी के लंबवत वेग वी से प्रविष्ट करता है। जो बी का, वी यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वी वेग से प्रविष्ट करता है, इसके पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके पथ की त्रिज्या क्या होगी, एम वी अपान क्यू वी, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल जिससे कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको जुड़े रहना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। देखिए इसका जो प्रश्न है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। यानी अगर हम कह दें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। देखिए जो क्वेश्चंस है यहाँ पे है आपका, और जो आंसर है इसका, ये आंसर आपको ब्लैक पेन में दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक। मेरे प्यारे में देखिए क्या है इसमें कि आपको आंसर ब्लैक पेन से दिख रहा होगा और जो हमारा क्वेश्चन है ब्लू पेन से दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आंसर की बात करते हैं। जो पहले क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं आपको कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। चलिए इसकी बात करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी आपको देंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, क्या है इसमें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, तो वहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हमारी निकलती हैं, तो वो रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे से समान, ठीक है, एक दूसरे से समान दूरी पर हों और एक समान चुंबकीय क्षेत्र हों। इनका जो चुंबकीय क्षेत्र है एक समान हो और एक दूसरे से एक समान दूरी पर हों। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, समांग चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो जो लंबी धारावाही परिनालिका होती है हमारी, जिस पर परिनालिका पे लपेट करके, ठीक है, जो लपेट करके बनाई जाती है, उसमें वैद्युत प्रवाह किया जाता है, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह एक समान होता है। यानी धारावाही केंद्र पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके केंद्र पर
उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समांग चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी धारावाही चालक के कारण, ठीक है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था या एक नियम दिया था, उस नियम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे अभी लघुत्तरी प्रश्न आएगा तो वहाँ पे भी आपको इसका डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार क्या हो जाएगा कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका नियम है। अभी इसको आपको प्रूफिंग करके हम बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर 6 से रिलेटेड कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, सारे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, और जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे वीआईपी क्वेश्चंस हैं। वीआईपी का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आपको वीआईपी प्रश्न होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उन प्रश्नों को आपको लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम में देखिए जहाँ पर μ0/4 अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या ये हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तथा μ0 निर्वात की वैद्युत चुंबकीयशीलता है। ठीक है, जो μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसी प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी धारावाही अल्पांश dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट नियम सदिश रूप में लिखिए। जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो सदिश रूप में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए μ0/4 आई डेल्टा एल क्रॉस r अपॉन आर क्यूब, ये आपका सदिश रूप होगा। इस रूप में आपको लिखना होगा, जो आपको याद कर लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि किसी धारावाही अल्पांश dl से, ठीक है, किसी धारावाही अल्पांश dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट नियम सदिश रूप में लिखिए। जो बायो-सेवर्ट का नियम है सदिश रूप में लिखिए। ये प्रश्न आपका हो चुका है। अगले बात करेंगे, आगे हम आपका अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको इसमें सिद्धांत पूछा जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन के कार्य, ठीक है, साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच लगने वाले, जो डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होता है। देखिए अभी ये इसका बहुत बड़ा नियम है, तो इस नियम को हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा देना है। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है किस प्रकार से आप दे सकते हैं। देखिए जो आपको मालूम होगा कि बी क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, F = VIL होता है। यह बी यहाँ का है, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और जो धारावाही चालक है यानी कि आई क्या है, आई हमारा क्या है, प्रवाहित धारा है, और यल क्या है, लंबाई है। V = F/IL होता है। ठीक है, V = F/ क्या होता है, IL होता है। देखिए अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी, किसी धारावाही चालक की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होता है। देखिए अगर हम क्या करें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बी, किसी धारावाही चालक की 1 मीटर की लंबाई, अगर हम यहाँ पर लंबाई कितना रख दें, 1 मीटर रख दें। ठीक है, और लगने वाले बल था परिमाण के बराबर होती है, जबकि चालक में अगर हम धारा कितना बढ़ा दें, 1 एम्पीयर लगा दें। ठीक है, यदि इस फार्मूले में हम क्या कर दें कि जो करंट है 1 एम्पीयर कर दें और जो लंबाई है 1 मीटर कर दें, तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उस पर लगने वाले बल के
परिमाण के बराबर हो जाता है। यही हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। क्या कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी किसी धारावाही चालक की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले परिमाण के बराबर होती है, बल के परिमाण के बराबर होती है, जबकि चालक में 1 एम्पीयर धारा बह रही हो तथा एक चुंबकीय क्या हो, यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ये आपका परिभाषा हो जाएगी टोटल, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी? यदि हम एक ऋजुरेखीय चालक रखते, ठीक है मेरे प्यारे, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आराम से आपको बताएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी कि एक ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न, यदि किसी ऋजुरेखीय चालक में एक धारा उत्पन्न करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो प्रकृति होगी क्या होगी? तो एक ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की जो प्रकृति होती है वह वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वह हमेशा क्या होगी? वृत्ताकार ही होगी। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे आपको समझाते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अब आपका जो प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है, इन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही आपके नंबर क्या होते हैं, तय होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने का प्रयास करते हैं। चुंबकशीलता म्यू0 तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। जो हमारी चुंबकशीलता म्यू0 तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित करना है। देखिए, म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि म्यू0 एप्सिलॉन नॉट 1/c²। ये भी आपको सारे प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या बनेगा? चुंबकशीलता म्यू0 तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन में संबंध स्थापित कीजिए। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न इसी में क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट और म्यू0 का मान ज्ञात करना है। उसके बाद क्या आएगा कि सिद्ध कीजिए म्यू0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। चलिए इन तीनों प्रश्नों को एक बार में ही सॉल्व करके आपको बताते हैं और आप समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि चुंबकशीलता जो हमारी होती है, हमारी क्या होती है? चुंबकशीलता जो होती है म्यू0 बराबर क्या होती है? 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये दो चीज़ें आपको मिल गई। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है क्या होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पे रखेंगे मान, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? इतना है। तो 4π × 9 × 10⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को एक करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे, देखिए अब म्यू0 और एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और अब अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से देखिए जो एप्सिलॉन नॉट का मान निकलेगा, यानी कि इस एप्सिलॉन नॉट का मान हम इधर रख देंगे और इसको इधर ले आ लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? यही समीकरण मिलने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे म्यू0 एप्सिलॉन नॉट, म्यू0 का मान मालूम है, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें क्या निकाला है? ये निकाला हुआ है। अब इन दोनों का मान हम रख देते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4π × 9 × 10⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ मान रख देंगे, यानी कि 4π × 10⁻⁷। इसका मान हो जाएगा म्यू0 का, और एप्सिलॉन नॉट का मान नीचे देखिए कितना है? 4π × 9 × 10⁹। अब देखिए 4π से 4π हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए 7 है, प्लस में नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? आगे हमारा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 × 10⁻16 बचा। देखिए इसका वर्ग करते हैं, 3 3 जा 9, और इसका इस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 2 यानी कि 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका वर्ग बन जाएगा। तो 1/, देखिए ये हमारी क्या है? प्रकाश की चाल। क्या है हमारी? प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की जो वेग होता है क्या होता है? 3 ×
10⁸ यानी कि सी का मान कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रख देंगे, सी रख देंगे तो 1/c² आपको टोटल मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न वेरी सिंपल और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ लेना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड देखिए, आपको चैनल को ज़्यादा ज़्यादा विजिट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है चलाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका अगला प्रश्न आएगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जो अगला प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आपने जो बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा उसी का प्रूफिंग करना है। देखिए, इसमें कह क्या रहा है आपको हम बताते हैं कि धारावाही चालक के कारण, किसके कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कोई धारावाही चालक है जिसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है से संबंधित बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या करना है। यानी कि कुल मिलाकर हम कह दें कि बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या करना है। उसके बाद बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण निकालिए। तो इस तरीके के प्रश्न हैं आपके, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है कि बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा, कोई धारावाही चालक उन्होंने लिया, धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया। क्या किया, एक व्यंजक प्रदान किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। देखिए, आपको इसमें क्या लिया गया, एक धारावाही चालक लिया गया है। अब इस धारावाही चालक से यहाँ पे देखिए, इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह स्मॉल dl लंबाई के लिए हो रहा है और थीटा कितना है, थीटा है। देखिए, आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हमें मानना है और कैसे इसे सॉल्व करना है। माना XY एक चालक तार है। क्या है, देखिए हमने आपको बताया ना, XY क्या है, एक चालक तार है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो XY है एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें क्या हो रही है कि I धारा प्रवाहित हो रही है। इस कारण इसके चारों ओर, इसके कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण ही चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद क्या होता है कि चालक से r दूरी पर, तो चालक से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। देखिए, जो हमारा बिंदु P है उस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, ठीक है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। उसके बाद इसके लिए बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक dl अल्पांश किया और इससे r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र db निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आपको बताते हैं वहाँ कौन कौन से कारक हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र dB, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र dB है चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है I, उससे क्या होती है, समानुपाती होती है। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो पहला नियम यही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र dB हमारा उत्पन्न हो रहा है वह किसके, धारा की डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। आपको यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र dB, जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा dB है धारावाही अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होती है। यानी कि जो अल्पांश लंबाई dl होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो अल्पांश लंबाई हमने लिया है उसके भी यहाँ क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब देखिए, तीसरे नंबर पॉइंट में क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र dB द्वारा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र dB है dB द्वारा तथा अल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण थीटा की त्रिज्या के समानुपाती होती है। यानी कि साइन थीटा के क्या होता है, यानी कि समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 3 इसको मान लेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में आपको क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, तीनों आपको समीकरणों को देख लेना है, उसके बाद इसी के आधार पर भी हम आगे निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र dB, जो चुंबकीय क्षेत्र dB है हमारा,
अल्पांश बिंदु P के मध्य दूरी पर वर्ग के व्युत्क्रम का मान पाती है। जो अल्पांश बिंदु से जो दूरी है r, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी कि dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए चारों तथ्यों को मिलाने पर, इन चारों तथ्यों को अगर मिला दें तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर, यानी कि dB बराबर क्या हो जाएगा Km IDL साइन थीटा अपान r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको देखिए ये प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, इससे प्रश्न आपके आने कन्फर्म है। या तो इसका डेरिवेशन पूछेगा, या तो इसकी परिभाषा पूछेगा, या तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछेगा। और इसमें देखिए स्टूडेंट आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और जो हमारे आंकिक प्रश्न और जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहना है। चलिए Km, जो हमारा Km निकल कर आया, इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं और Km लाते हैं। तो Km क्या होता है, μ/4 पाई, इसके बराबर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे कि इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे करना है। आप पूरे कांस्टेंट तरीके से इस वीडियो में जुड़े रहना है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा अगर आप वीडियो बीच में ही स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। आपको लास्ट तक बने रहना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और उसकी पीडीएफ आपको SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ मिल गई तो आपकी पढ़ाई आधी हो जाती है, क्योंकि पीडीएफ के द्वारा अगर हम वीडियो देख लिया, पीडीएफ पा गए, तो जैसे आप पढ़ते हैं स्कूल में, अगर किसी सर ने हमें समझा दिया और नोट्स भी वहाँ पे लिखाई जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि आपको पढ़ाने के बाद पीडीएफ्स भी दे रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। अब देखिए क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके हमें बायो-सेवर्ट का नियम समझाना है। हमें आपको नियम पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया। इस प्रश्न को करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि आप अगर बायो-सेवर्ट का नियम जानना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, इस नियम का उपयोग करके वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है, व्यंजक निकालना है, व्यंजक का निगमन करना है। देखिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करा है कि इस नियम का अगर हम उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन करना है। देखिए आगे बात करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको कैसे निकालेंगे अब आपको बताते हैं। माना कि क्या मानते हैं हम आपको बताते हैं। माना कि एक तार को मोड़कर r मीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। कितनी मीटर की? r मीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। कोई तार को मोड़ दिया गया है, उससे r मीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। माना कुंडली में जो I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कितने एम्पियर की? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके केंद्र पर, ठीक है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए dl लंबाई के अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? dl लंबाई के अल्पांश AB की कल्पना करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, जो बायो-सेवर्ट का नियम है, इसके अनुसार क्या कहता है कि dl अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कि dB बराबर μ/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर, यानी कि μ/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा 90 डिग्री अपान r स्क्वायर, क्योंकि लंबवत है यहाँ पे। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से निकल कर आएगा जो समीकरण हमारा, क्या निकल कर आएगा? dB बराबर μ/4 पाई I डेल्टा L अपान r स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा हमने लिखा था लेकिन वहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री रखा। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इससे यहाँ पे साइन का जो पोर्शन है समाप्त हो जाएगा, बचेगा नीचे r स्क्वायर I डेल्टा L r स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा।
अब उस फिगर की बात करेंगे जो फिगर आपको पिछले पेज में दिखा है। देखिए उसमें क्या था कि केंद्र O पर संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DL। ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई डेल्टा L अपन R स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू 0I/4 R स्क्वायर इंटू DL। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, आगे हम क्या करने वाले, जहाँ इंटीग्रेशन DL क्या है कि कुंडली की परिधि यानी कि 2πr यानी कि एक फेरो वाली कुंडली के लिए है। यहाँ क्या है, एक फेरो वाली कुंडली के लिए है। ठीक है, अब देखिए B का मान कितना आएगा कि B इज इक्वल टू म्यू 0/I/4 स्क्वायर इंटू 2πr बराबर म्यू 0I/2r। क्यों, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 यहाँ आ जाएगा, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा म्यू 0I अपान नीचे क्या बचेगा 2R बचेगा। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपको समझाते हैं। यदि कुंडली में, जो कुंडली है हमारी, कुंडली में n फेरों की संख्या है तो चुंबकीय क्षेत्र B। अगर कुंडली की बात करते हैं, कुंडली में क्या है कि n फेरों की संख्या है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र B जो होगा हमारा म्यू 0 N I/2R के बराबर होगा, जो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए, अब आगे आपको बताते हैं, जो आगे आपकी कंडीशन आई थी उस कंडीशन को आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि कुंडली में, जो कुंडली है हमारी, यदि कुंडली में धारा, जो धारा है वामावर्त दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यदि हम कुंडली में जो धारा है, धारा अगर हम किस में प्रभावित करते हैं, वामावर्त दिशा में प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रभावित करते हैं, तो देखिए वहाँ पर बात करेंगे तो जो कुंडली का जो क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं आपको, यदि कुंडली में धारा दक्षिणावर्त है, जो धारा है हमारी क्या है, दक्षिणावर्त है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B की दिशा के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B की दिशा कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस जितना हमने बताया आपको उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है। आपको इन क्वेश्चनों को लिख लेना है और अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए दो समांतर धारावाही रेखी तारों के बीच, ठीक है, दो हमारे धारावाही रेखी तार है नहीं, रेखी का मतलब सीधे तार हैं। ठीक है, उनके बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र F1L म्यू 0.2 पाई इंटू I1I2 अपान R का निगमन कीजिए। हमें इसका निगमन करना है। अब कैसे करेंगे आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं आगे आपको कैसे समझा सकते हैं। देखिए इसमें 4 रेखीय जो धारावाही चालक हैं आपके सामने रखे हैं। देखिए इसमें आपको क्या समझना है हम आपको बताते हैं। जैसे आपके सामने जो रेखीय जो हमारा चालक दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए PQRS, इसमें भी PQ, ठीक है, PQRS। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इसमें PQ है और जो RS है, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अभी आपको बताते हैं, जब समान दिशा में प्रवाहित होती है तो जो चालक होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब इसी के विपरीत, अब इन दोनों रेखीय चालकों में क्या करेगा, जो धारा है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिए यही चीज़ हमने माना है कि माना दो समांतर धारावाही चालक, क्या है, दो समांतर धारावाही चालक PQ व RS पर परस्पर R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित हैं। जब इन चालकों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। जो तार हैं एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। प्रयोगों द्वारा यहाँ पाया गया है, जब हमने प्रयोग किया, हमने प्रयोग किया कि क्या प्रयोग किया कि जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, जो धारा है हमारी जब एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जैसा कि आपको चित्र ए में दिखाया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के विपरीत देखिए, अगर हम इसमें धारा पलट देते हैं तो ये दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यही चीज़ अपने दूसरे पॉइंट में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, परंतु जब धारा
विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तब ये परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। चित्र बी में दिखाया गया, हमने आपको बता दिया है। माना कि चालक PQ RS कागज के तल में है, तब इसमें क्रमशः I1 व I2 एम्पीयर धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तो चालक PQ को धारा I1 के कारण चालक RS में बिंदु चुंबकीय क्षेत्र, अब I1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B1 बराबर μ0/4 पाई 2I1/r, समीकरण नंबर 1 इसको बना लेंगे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अब इसमें हम बात करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक है, अब देखिए चालक RS, जो चालक RS था हमारा, एक PQ था एक RS था, तो चालक RS है जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। एक में I1 दूसरे में I2 प्रवाहित हो रही थी। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा F2 बराबर क्या हो जाएगा I2 इंटू L B1 साइन 90 डिग्री, यानी कि I2 L इंटू μ0/4 पाई 2I1 इंटू R। अगर यहाँ पे निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, F बराबर टोटल क्या निकल कर आएगा μ0/2 पाई, कहाँ से आए आपको बताते हैं, μ0/2 पाई I1 इंटू I2 इंटू L/R न्यूटन। ठीक है, यहाँ से हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, देखिए जो हमारा B1 का मान आया था, B1 का मान हमने यहाँ पे दिखे निकाल रखे हैं हम आपको। B1 का मान कितना आया था, यहाँ से बात करेंगे। B1 बराबर कितना आया था, μ0/4 पाई इंटू क्या आया था 2I1/R आया था। ठीक है, यहाँ से एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल बचेगा क्या μ0/2 पाई इंटू यहाँ पे क्या बचेगा I1/R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी मान को हम यहाँ पे रख देते हैं तो टोटल हमें क्या मिलेगा μ0/2 पाई इंटू I1 I2 L/R न्यूटन। यह बराबर मिल गया, समीकरण नंबर 2 रख लिए इसको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखिए अब आगे हम बात करेंगे, अतः चालक RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल है, यदि चालक RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल है F2/L बराबर μ0/2 पाई इंटू I1 I2/R। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपको निकाल लेना है। नंबर 3 न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि यहाँ से देखिए जो L है L को हम नीचे ले आ लेंगे, यानी कि F2 का मान यहाँ पे आया है तो F2 यहीं पे रखेंगे और जो L है यहाँ नीचे ले आ लेंगे, तो बचेगा क्या μ0/4 पाई 2 पाई I1 I2/R न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ से क्योंकि लंबाई का भी मात्रक लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी। इस प्रकार चालक RS की धारा चालक PQ प्रति एकांक लंबाई पर बल होगा, जो बल होगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे F1/, देखिए F2 का मान तो आया है 2 पाई, लेकिन जब इसी के आधार पर हम अगर RS की एकांक लंबाई पर निकालते हैं तो μ0/4 पाई I1 I2/R स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि दोनों चालक तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल परिमाण की दृष्टि के समान होगा। तो देखिए F1/L बराबर F2/L, यानी कि F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R। ठीक है, क्या हो जाएगा R हो जाएगा। यहाँ से आपको समीकरण नंबर 5 मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना और समझ लेना, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ को प्रोवाइड कर सकें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर इसकी PDF आपको पाना है तो SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, और अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर सारी PDFs मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन PDFs को आपको डाउनलोड कर लेना है और साथ साथ वीडियो लेक्चर को देखना है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम अगले प्रश्न की। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो देखिए जब F2 का मान यहीं पे निकला है तो F1 का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 पाई होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए उस प्रश्न से क्या स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट है कि समांतर रखे चालकों में
जब धारा की दिशा समान होती है तो दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत यदि धारा की दिशा विपरीत हो तो दोनों चालक तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बस यही हमको प्रूव करना था और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आंखिक प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ लिए आंखिक प्रश्न नहीं पढ़ें तो आपको थ्योरी कोई भी कंप्लीट नहीं होगी। हमारे जो प्रश्न हैं थ्योरी के आधार पर ही आंखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आंखिक प्रश्न आपको बहुत ही आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। देखिए जो प्रश्न है क्या है कि 2.0 mm व्यास के तांबे के तार को 10 एम्पीयर की धारा है, ठीक है, व्यास में कितना है 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण जो धारा है इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना। क्या करना है? अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना। देखिए इसमें क्या है कि अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, V बराबर म्यू 0 I अपान 2 पाई R बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10 अपान 1 इंटू 10⁻³ अब देखिए यहाँ पे म्यू 0 का मान कितना था 10⁻2 इंटू 10⁻⁷ और नीचे यानी कि जो म्यू 0 अपान 2 पाई का मान है टोटल इतना आएगा और जो R का मान है कितना है 1 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ पे मीटर में हमें लेना है, ठीक है। अब यहाँ से जो 10 है 10 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित हो रही है, तब यहाँ से टोटल आंसर क्या निकल कर आएगा, हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, क्या आंसर निकल कर आएगा, B इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपको ये सॉल्व कर लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको इसमें सभी प्रश्नों को बता दिया गया है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है वृत्ताकार कक्षा में 6 इंटू 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। कितने चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है? 6 इंटू 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। तो लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो लूप में क्या करना है कि तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए I इक्वल टू EV अपान 2 पाई R आपको मालूम होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या निकल कर आएगा, देखिए I इक्वल टू EN, ठीक है, I इक्वल टू EN हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा V अपान 2 पाई R बराबर क्या हो जाएगा N, यानी चक्कर का मान होता है। तो E का मान 1.6 10⁻⁻19 और N का मान कितना है 6 इंटू 10⁻6। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना था 19.6 और 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि -13 एम्पियर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए I का मान क्या निकल कर आया 9.6 इंटू 10⁻13 एम्पियर। तो इस तरीके का आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। देखिए जो आपका चित्र में दिख रहा है कि जो हमारा तार है, चित्र में तार है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या इस यहाँ से लेंगे और इसे क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या में मोड़ा जाता है। तो यदि इसमें कितने 8 एम्पियर की धारा जो है हमारी प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की 8 एम्पियर की धारा हमें इसमें क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित हो रही है, तो लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर C का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है, यानी कि अगर हम धारा कितना प्रवाहित कर दें 8 एम्पियर के, ठीक है। तो देखिए बिंदु C पर आगे हम बताते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए जो बिंदु C है, बिंदु C पर सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 म्यू 0/2 पाई I अपान R, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर तथा बिंदु C पर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 I अपान 2R, क्या हो जाएगा म्यू 0 I अपान 2R, ठीक है। कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर अतः बिंदु C पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा B2 माइनस B1, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए तो B बराबर क्या आ जाएगा म्यू 0 I अपान 2R माइनस म्यू 0 I अपान 2 पाई R। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू 0 I अपान 2 पाई R पाई -1। अब यहाँ से आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व होगा कि 2 इंटू 10⁻⁷ म्यू 0/2 पाई का मान है इंटू I का मान कितना है 8 एम्पियर और जो त्रिज्या है 10 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में इसको चेंज किए हैं हम, ठीक है। और 3.14 पाई का मान होता है
और -1 रख देंगे, जिसको सॉल्व करने पर टोटल हमें कितना मिलेगा 3.424 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ, और इसकी जो PDF है आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।